वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर बेस्ट ऑफ योर हेल्थ। आइए, जिस सब्जेक्ट के लिए इस समय हम और आप मिल रहे हैं, इस सब्जेक्ट का नाम है सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट। हमारी आपकी मुलाकात पहले भी हो चुकी है, बहुत सारे बच्चों से पहले मुलाकात हुई है। जीआईजीएल में हम मिले हैं, सेटिंग ऑफ अ बिजनेस एंटिटी में मिले हैं, कुछ बच्चों से मुलाकात ईबीसीएल में भी हो चुकी है। जिन बच्चों से पहली बार मुलाकात हो रही उन बच्चों के लिए छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन। आई एम पंकज कुमार, आई एम फेलो कंपनी सेक्रेटरी एंड प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। आई हैव डन सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम CSI London, MBA Finance as well, and associated with Institute of Company Secretaries of India as academic expert. I am faculty at NIRC ICSI. करेंगे बात बहुत सारी की, और कहाँ मैं जुड़ा हूँ, कैसे हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, यानी कि मेरा एक्सपर्टीज कहाँ कहाँ आपके काम आ सकता है, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे प्लेसमेंट विंग हो, चाहे वो राइटिंग स्किल हो, बहुत सारी चीज़ों को करेंगे। लेकिन पहले हम लोग आ जाते हैं अपने सब्जेक्ट पे। इस सब्जेक्ट का नाम है सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट। बिल्कुल उसी स्टाइल में चलेंगे जैसे हम पहले पढ़ते थे। पहले पढ़ते थे का मतलब क्या है, हम लोग सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को जरा जान लेते हैं। सब्जेक्ट को जानने का मतलब है कि किसी भी चीज को पढ़ना है, दो अप्रोच है। एक, जय माता दी, वाहेगुरु दा खालसा वाहेगुरु दी फसस, जीसस क्राइस्ट, अल्लाहू अकबर, नाम लिया, हमला कर दिया, जो चैप्टर मिला उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया। नहीं, हमारा वो अप्रोच नहीं होगा, हमारा अप्रोच बिल्कुल साइंटिफिक होगा। साइंटिफिक अप्रोच से सेंस ये है, हम पहले सब्जेक्ट को जानेंगे कि हमारे सब्जेक्ट जो 100 मार्क्स के हैं वो कितने पार्ट में हैं, और इसके बाद वो सब्जेक्ट का कंटेंट क्या है, क्यों ये सब्जेक्ट बेसिकली डिराइव करके दिया गया, और हम किस चैप्टर को पहले किस चैप्टर को बाद में करेंगे। क्या बिल्कुल जैसे हमारे सिलेबस में दिया हुआ 1 2 3 4 5 ऐसे करके पढ़ते जाएंगे? बिल्कुल ही नहीं। हम उस तरीके से पढ़ेंगे जिसमें सबसे ज्यादा हमारा रिटेंशन हो सके, और सबसे ज्यादा रिटेंशन का मतलब है जहां पढ़ने में एफर्ट कम लगे, यहां प्रेशर ना बने। और ये तभी होगा जब हम एक सीक्वेंस में चलेंगे, कहानियों में चलेंगे। कहानी का क्या सेंस है, जिन चीजों का रिलेशन आगे है पहले उसे पढ़ लेंगे ताकि उसे हम अगले चैप्टर में यूज कर सके। ये नहीं कि मैक्सिमम चीजों को उठाया, जैसे मन वैसे उठाया, जब चीजों को पढ़ना शुरू किया तो लग रहा है ये कौन सा वर्ड है, इससे तो पहले मुलाकात ही नहीं हुई है। बिल्कुल हमारा अप्रोच क्या रहेगा, हमारा अप्रोच रहेगा हम उन चीजों को पहले पढ़ेंगे जिनका इस्तेमाल हमें आगे करना है। ये हुआ सीक्वेंस। स्टोरी फॉर्म में पढ़ेंगे। देखते हैं आप, कहानी हम भूलते नहीं हैं, कब की सुनी हुई कहानी याद रहती है। मूवी देखते हैं, भूलते नहीं। मूवी तो आप देख रहे हैं, आपके सामने मैं ही तो हूं, भले अच्छा चेहरा नहीं है इस एक्टर का, लेकिन आपके लिए तो मैं ही मदद करूंगा एग्जाम में। एनीवे, तो जब आप मुझे देख रहे हैं तो आप मुझे भी तो वर्चुअल मैनर में ही देख रहे हैं, हम और आप सामने तो है नहीं। तो जब आप वर्चुअल मैनर में मुझे देख रहे हैं तो मेरी सारी बात आपको क्यों नहीं याद रहेगी, और शाहरुख खान की सारी बात, सारे स्टोरी, सारे कुछ याद रह जाते हैं, एक एक लाइन याद रह जाता है। कभी कभी तो आपस में बातचीत करते तो बोलते नहीं नहीं ऐसे नहीं बोला था, उसने ऐसे बोला था, तुम नहीं समझोगी। जो भी हो, जैसे भी करके हो, आखिर ये कैसे होता है, क्योंकि मूवी वगैरह आप देखते एक सीक्वेंस में चलता रहता है। तो ठीक वैसे ही हम अपने सीक्वेंस का ध्यान रखेंगे। इसके बाद किसी भी चीज को पढ़ने के लिए उस चीज की स्ट्रैटेजी जरूरी है। जब तक किसी चीज की स्ट्रैटेजी सही नहीं होगी तब तक वो चीज सही तरीके से नहीं जाएगा। क्या मतलब है स्ट्रैटेजी का? स्ट्रैटेजी का मतलब है किस बुक से मैं पढ़ाऊंगा, क्या स्टडी मटेरियल भी पढ़ने हैं, उसका भी यूज करना है, या मैं जो बुक दूंगा उसी का इस्तेमाल करना है, क्या मैं पीपीटी पे जो कुछ दूंगा उसे लिखना है, उसका कुछ इस्तेमाल करना है, क्या स्कैनर बनाना है, लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका, मतलब कैसे करके पढ़ें, क्या पढ़ें, कितने दिन में कोर्स होगा, ये सारे चीजों का जवाब आपको यहां मिलेगा। यानी कि ये हम सबसे पहले करेंगे, और तब उसके बाद क्या देखेंगे, अपने पूरे सिलेबस को, कि जो हमारा सिलेबस है वो सिलेबस किस तरह से डिराइव हुआ है। वर्ड कहीं पे आ जाता है सेबी, जैसे सिक्योरिटी लॉ पढ़ते, क्या है सेबी, कौन सी बला है ये, शेयर, डिवेंचर, प्रेफरेंसेस शेयर, बॉन्ड, क्या है ये सब चीज। कभी म्यूचुअल फंड कहते हैं, कभी जो है आईपीओ कहते हैं, कभी प्रोस्पेक्टस कहते हैं, भाई क्या है ये सब चीज। ये सारे चीजों का सीक्वेंस आपको बन जाएगा, क्योंकि मैं आपको पूरे सिलेबस में पहले घुमा दूंगा, और वो सिलेबस भी जाएगा किस अंदाज में, बिल्कुल कहानी वाले तरीके से, कि भाई आखिर ये सिलेबस में ये चीज क्यों दिया हुआ है। चलिए, तो सबसे पहला काम करते हैं कि हम अपने सब्जेक्ट में देखें कि हमारा सब्जेक्ट कितने पार्ट में बटा हुआ है। जैसे मैंने आपको कहा, क्या है सब्जेक्ट का नाम, सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट।
बड़े आसानी से आप देख सकते हैं भाई कि 2 मेजर पार्ट में इन्होंने बांट दिया है। हालांकि आज के बाद इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। आज के बाद का मतलब है इस लेक्चर के बाद इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना है कि हम किस चीज को पहले, किस चीज को हम क्या कर रहे हैं, बाद में कर रहे हैं। बस अभी हमें देखने के लिए इस तरह से देखना है कि पार्ट ए में क्या है, पार्ट बी में क्या है, या पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 2 में क्या है। एट द एंड ऑफ द डे आपके सारे चैप्टर पे टिक लगते जाएंगे और आपका कोर्स खत्म, और वो भी पूरे सिस्टमेटिक मैनर में। चलिए, तो सबसे पहला चीज, आपका जो ये सब्जेक्ट है ये 2 पार्ट में है। पार्ट 1 कितना है इसका वेटेज? 70 मार्क्स। 70 मार्क्स के लिए ये आपका जो है जो पार्ट है, इसमें अगर आप देखेंगे तो मेजर टॉपिक्स छोटे छोटे बड़े सारे और हैं, लेकिन मेजर टॉपिक 14 है। अब क्या करें, फर्स्ट से शुरू करें? बिल्कुल ही नहीं। जैसा मैंने डिस्कस भी किया कि कैसे पढ़ना है, किस चैप्टर को पहले, किस चैप्टर को बाद में, ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप मेरे बातों को फॉलो करते हैं तो मैं 100% गारंटी देता हूं इस सब्जेक्ट में हम और आप कभी नहीं मिलेंगे। कभी नहीं मिलने का मतलब है कि यह सब्जेक्ट कभी आपको दोबारा नहीं देना पड़ेगा। जब भी मिलेंगे दूसरे सब्जेक्ट में, या फिर इसके बाद प्रोफेशनल लेवल में जहां पे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इसके बाद ड्यू डिलिजेंस, आरसीडी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में हमारी आपकी मुलाकात होगी। तो अब पार्ट ए में हमें इन चीजों को पढ़ना है। अब इन चीजों को जो हमें पढ़ना है, इसमें कुछ एक यूनिट में होंगे, जैसे कुछ चैप्टर जो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे जब हम पढ़ना शुरू करेंगे, जैसे सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन हो गया, साथ में उसके हम पढ़ेंगे इशोप, साथ में उसके पढ़ेंगे स्वेट इक्विटी। ये एक बेसिकली यूनिट में रहेगा, करेंगे बात इन्हीं चीजों को। लेकिन फिलहाल 70 मार्क्स के लिए ये 14 चैप्टर, और 30 मार्क्स के लिए हमारे पास क्या है? 30 मार्क्स के लिए हमारे पास है पार्ट 2। अब यहां से हम बढ़ते हैं अपने स्ट्रैटेजी की तरफ, क्योंकि पढ़ना तो हमें इन्हीं चैप्टर्स को है। किस चैप्टर्स को पहले, किस चैप्टर्स को बाद में, इसे प्लीज आप इग्नोर कीजिए। और जैसे ही मैं आपको स्ट्रैटेजी बता दूंगा अपने पूरे सब्जेक्ट का, उसके बाद हम लोग हमला करेंगे अपने चैप्टर पे। हाँ, बस इतना बता दूं आपके क्यूरियोसिटी के लिए कि पहला हमला यहां पे होगा स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट से। और क्यों होगा हमला, ये आप देखेंगे कि अभी जब मैं आपको सिलेबस का दिल्ली दर्शन कराऊंगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि बिल्कुल यहां से ही शुरुआत होनी चाहिए। तो अब आपने इतना बस देख लिया कि ये जो पेपर आपका है ये 100 मार्क्स का है। ये 2 सेगमेंट में बटा हुआ है, 70 मार्क्स और 30 मार्क्स में। आपके जो एग्जाम होंगे वो 3 आवर्स के एग्जाम होंगे। और इंपॉर्टेंट बात, ये पेपर आपका क्या है? कंप्लीटली सब्जेक्टिव है। और सब्जेक्टिव पेपर में सबसे बड़ा समस्या है हाउ यू कैन इंप्रूव योर राइटिंग स्किल। आपका राइटिंग स्किल क्या उनके राइटिंग स्किल से मैच कर रहा है? यानी कि आप जिस तरीके से चीजों को लिख रहे हैं, क्या उसी तरीके से वो उसे इवैल्यूएट भी कर रहे हैं? और इवैल्यूएट अगर कर रहे हैं तो उनका मार्किंग देने का क्या स्टाइल है? कहीं ऐसा तो नहीं आपने बड़े अच्छे तरीके से, बहुत शानदार तरीके से हर चीज को कर दिया, लेकिन उनका इवैल्यूएट करने का तरीका कुछ और है। और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको 10 में 8 आ रहा है, कभी कभी 9, कभी कभी तो आप 10 में 10 सोच के बैठे थे, पता चला 1 और 2 मार्क्स हैं। क्या करें, उनसे लड़ने के लिए जाएं या उनका तरीका समझ करके उनके अंदाज में आंसर कर दें? आप सोचिए। मुझे नहीं लगता है कि फर्स्ट ऑप्शन इज द बेटर वन। हम लड़ नहीं सकते तो हमें क्या करना है? हमें उनके स्टाइल को समझना है और उसी स्टाइल में हमें क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। तो इन्हीं चीजों को अभी समझते हैं अपने स्ट्रैटेजी में। चलिए जरा स्ट्रैटेजी बना लेते हैं कि कैसे पढ़ेंगे, कैसे राइटिंग स्किल इंप्रूव करेंगे, कैसे आपके लिखे हुए चीज मैं चेक करूंगा, ये सारी बात समझते हैं। और फिर अपने सिलेबस का दिल्ली दर्शन करेंगे और फिर एक एक टॉपिक पे आएंगे, चैप्टर पे आएंगे। तो इस सब्जेक्ट के लिए जो हमारा स्ट्रैटेजी है, सबसे पहला वो है क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हमारा होना चाहिए। यानी एक एक चीज को हमें अच्छे से समझना है। एंड आई कैन एश्योर यू, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा, कोई भी ऐसा टॉपिक जिसे समझने में आपके दिमाग पे जोर पड़े, क्योंकि उसे बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, बहुत अच्छे कहानी वाले स्टाइल में समझेंगे, जनरल लाइफ से कनेक्ट करके समझेंगे। यानी कि पढ़ना तो सिक्योरिटी लॉ ही रहेगा, पढ़ना तो सिक्योरिटी लॉ से रिलेटेड चीजें ही रहेंगी, लेकिन उसे हम करेंगे किस तरीके से? उसे हम उस तरीके से करेंगे कि हम इसे कनेक्ट कर सके अपने जनरल लाइफ में। और जैसे ही हम अपने जनरल और रेगुलर लाइफ से उसे कनेक्ट कर देंगे, ऑटोमेटिकली आप उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से क्या कर पाएंगे? समझ पाएंगे। तो पहला चीज है हमें बिल्कुल उसे क्लियर कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट समझना है, दो एस्पेक्ट इसके पीछे। पहला क्या हो गया? पहला है कि हमें एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, इसलिए। दूसरा, हमें अपने प्रोफेशनल लाइफ में इसके बेसिस पे अर्निंग भी करनी है। अगर ये पेपर आपका अच्छा रहता है तो आपका अर्निंग कैपेसिटी ऐसे ही इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट काफी टेक्निकल है। ये सब्जेक्ट आपको मार्क्स कैसे दिलाएगा? 80, 84, 86 इस तरह से मार्क्स आते हैं, मैथमेटिक्स की तरह। रुलाता भी बहुत ज्यादा है, फेल भी बहुत ज्यादा कराता है। ऑब्वियस सी बात है, जब भी हम बात मैथमेटिक्स की करेंगे तो आपने देखा भी है, मैथमेटिक्स में 100 में आउट ऑफ 100 भी आते हैं अगर थोड़ी मेहनत कर ली, अदरवाइज 0 भी पूरे आते हैं। तो हमें जो है वो बढ़ना किस तरफ है? क्लैरिटी से हम चलेंगे। अगर हम क्लैरिटी से चलेंगे तो उसके बाद अगला एस्पेक्ट आता है उसे लिखने की प्रैक्टिस। अगर चीजें समझे भी रहे तो हमने अपना स्टैंडर्ड इस लेवल पे पहुंचाना है कि अगर मैंने चीजों को समझ लिया तो फिर लिखने के लिए मुझे रटना ना पड़े किसी चीज को। जैसे हम नॉर्मल बात कोई करते हैं, अगर हमें वो चीज समझ में आ गया, मान लीजिए एक छोटी सी बात मैंने आपको बोली कि भाई शेयर होल्डर जो होते हैं कंपनी के मालिक होते हैं, शेयर होल्डर जो है कंपनी के ओनर होते हैं, और उन्हें ही हम मेंबर कहते हैं। क्या बोला मैंने? शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के मालिक होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के ओनर होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को ही हम मेंबर भी कहते हैं। हो गई बात? आ गई समझ में? अब अगर ये बात समझ में आ गई तो इसे रटना ना पड़े, हम खुद से लिख सकें। लैंग्वेज भले चेंज हो जाए लेकिन बात वही रहनी चाहिए। तो ये कैसे इंप्रूव होगा? ये बहुत बड़ा हर्डल होता है, डोंट वरी। उसके लिए हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि किस तरह से ये हर्डल हमारा दूर होगा। लेकिन जो क्लियर कट कॉन्सेप्ट समझना है वो इसलिए भी क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं केस लॉ, केस स्टडीज, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, और इसमें बहुत सारे और तरह के क्वेश्चंस हैं। तो जब भी हम किसी भी एक टॉपिक को पढ़ेंगे तो उसे बिल्कुल क्रिस्टली समझने के बाद हम क्या करेंगे? वी हैव टू रेज क्वेश्चन। जो काम एग्जामिनर करेंगे वो हम पहले से करके बैठ जाते हैं। मुझे एक चीज बताइए, मैंने किसी चीज को पढ़ा और मैंने उस चीज को पढ़ने के बाद क्या किया? मैंने उस चीज को पढ़ने के बाद अगर उसके जितने तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, जितने तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अगर उसे मैंने खुद से एनालाइज कर लिया, खुद से विजुअलाइज कर लिया, तो आई थिंक आई एम ऑलवेज इन अ बेटर पोजीशन। व्हाट डू यू थिंक? ऑब्वियसली अगर मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा और मैंने उसको देख लिया कि भाई इससे क्या हो सकता है, क्या इससे शॉर्ट नोट्स पूछे जा सकते हैं? हाँ, हो सकता है ये शॉर्ट नोट्स में पूछा जाए। तो अगर शॉर्ट नोट्स में होगा तो क्या करेंगे? बताता हूं आपको, आंसर करने के तरीके में चेंज आ जाता है। इसे कहीं ऐसा तो नहीं पूछ देगा डिस्क्राइब दिस, उस समय क्या करेंगे? शॉर्ट नोट्स और डिस्क्राइब, भाई कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, क्या लिखें? डिस्क्राइब करने में वही लिखे जो शॉर्ट नोट्स में लिखे। कहीं पूछ दिया कमेंट ऑन दिस, अगर कह दिया कि डिस्टिंग्यूश करना है तो डिस्टिंग्यूश में कैसे डिस्टिंग्यूश करें? क्या हम टेबुलर फॉर्म में करें? इस तरफ जो है मान लीजिए कि पूछ दिया कि कुमुलेटिव एंड नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंसेस शेयर, ऐसे ही मैंने एक चीज बोल दिया, या और आसान कुछ दे देते, इक्विटी शेयर प्रेफरेंसेस शेयर मान लीजिए दे दिया। अगर लिख दिया इक्विटी और प्रेफरेंसेस शेयर्स तो क्या करें? एक तरफ इक्विटी शेयर्स और एक तरफ प्रेफरेंसेस शेयर्स, और इसे जो है हम क्या करें? इक्विटी शेयर्स और इधर प्रेफरेंसेस शेयर्स, और पॉइंट वन लिखना शुरू करें। अब इसके 3 अप्रोच होते हैं, फिर ध्यान से सुनिए। क्या 3 अप्रोच हो गए? एक तो हुआ पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन। क्या बोला मैंने? पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन। पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन का मतलब है कि अगर मैंने इक्विटी शेयर्स के लिए एक बात लिखी तो उसी के पैरेलल में एक बात मैं कहां लिख रहा हूं? प्रेफरेंसेस शेयर्स में। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने कव्वाली वगैरह देखा है, मूवी वगैरह में जो होता है जिसमें ताली बजा रहे होते हैं, वो हैंकी वगैरह बांधे रहते हैं और ऐसे ऐसे करके ताली ठोकते हुए तब एक दूसरे से कंपटीशन जैसा कहते हैं। एक जैसे बोलेगा ओए तेरी औकात क्या है, तो उधर से बोलेगा तेरी जात क्या है, ओए रेत की दीवार टूटी तेरी भी किस्मत फूटी, इशारों को अगर समझो राज को राज रहने, मतलब ऐसे करके वो एक के पीछे एक जो है वो दूसरे चीज को क्या करते हैं? जवाब देते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है डिस्टिंग्विश करने का। बट अनफॉर्चुनेटली सारे के सारे डिस्टिंग्विश करने वाले क्वेश्चन को आप ऐसे नहीं कर सकते। मतलब सारे के सारे डिस्टिंग्विश करने वाले क्वेश्चन को ये नहीं है कि आप एक पॉइंट के पैरेलल में क्या करें? एक पॉइंट लिख दें। ये पॉसिबल नहीं है। फिर अगर ये पॉसिबल है तो दिस इज द बेस्ट वे, ये हमारा फर्स्ट अप्रोच रहेगा और इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर पॉसिबल नहीं तो क्या करेंगे? देन वी विल कंपेयर इन पॉइंट। ध्यान से सुनिएगा, पहले मैंने बोला पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन
और अब मैं कह रहा हूं कंपेयर इन पॉइंट, यानी इक्विटी शेयर्स के 1 2 3 4 पॉइंट लिख दीजिए, प्रेफरेंसेस शेयर्स के भी पॉइंट लिख दीजिए। जरूरी नहीं कि इसके ठीक काउंटर में ये लिखा है, लेकिन पॉइंट वाइज मैनर में लिख दीजिए। ये भी जब पॉसिबल नहीं रहेगा तो हम पहले इक्विटी शेयर्स के सारे चीज लिख देंगे, बट नॉट इन पैराग्राफ पॉइंट। अदर अगेन फिर क्या करेंगे, हम पॉइंट में ही लिखेंगे और फिर प्रेफरेंसेस शेयर्स फिर लिखेंगे। अगर इस क्वेश्चन को तीनों तरीके से जवाब दिया जा सकता है तो द पर्सन, द स्टूडेंट हु इज आंसरिंग इन फर्स्ट मैनर, दैट मीन्स पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन, डेफिनेटली ही विल गेट बेटर स्कोर। अगर तीनों तरीके से आंसर हो सकता है तो फिर जिन्होंने कंपैरिजन इन पॉइंट किया, तब सबसे लास्ट वाले को जिसने पहले इक्विटी शेयर फिर प्रेफरेंसेस शेयर लिखा है। लेकिन जिसका पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन ही नहीं हो सकता, उसको लिखिए, फिर कंपैरिजन इन पॉइंट कीजिए, पहले इक्विटी शेयर उसके सारे पॉइंट्स लिख दिए, फिर प्रेफरेंसेस शेयर्स के लिख दीजिए। एनीवे, ये बहुत डिटेल में हम लोग बात करेंगे। ये मैंने आपको बताया कि अगर डिस्टिंग्यूश है तो केस लॉ अगर उस पे बना दिया तो सेम ही चीज है, सब कुछ सेम है, सब कुछ वैसा ही है, बट किया क्या है, इस बार उस चीज को केस लॉ में डाल दिया है। ये तभी पॉसिबल है कि आप आंसर कर पाएंगे जब कॉन्सेप्ट समझा हुआ रहेगा। अरे भाई कॉन्सेप्ट समझा हुआ है, जैसे नचाना है वैसे हमें नचा दो, हम तैयार हैं। लेकिन अगर रटा हुआ है शॉर्ट नोट्स में, मजाल ही नहीं है कि अगर डिस्टिंग्विश में पूछ दिया तो आप लिख पाएंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता है कि अगर उस पर केस लॉ कर दिया तो आप बना पाएंगे, और कहीं उस पर प्रैक्टिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दिया तब तो तेरी रक्षा करेंगे सियाराम। मतलब अगर हमारा चीज समझा हुआ नहीं है, वो इसका नोट्स लिया उसका नोट्स लिया रट्टा मार लिया, बहुत दिक्कत है। ये मैं इसीलिए आपसे शेयर कर रहा हूं, मैं एकेडमिक एक्सपर्ट हूं ICSI में। हम लोग वो देखते हैं कि कैसे गाइडलाइन दिया जाता है कॉपी चेक करने के लिए, क्या बेसिकली अप्रोच होता है, किस तरह से जो है एक टॉपिक से वेरियस क्या तैयार किए जाते हैं, क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं। एक ही तरह के कॉन्सेप्ट से कैसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस तैयार होते हैं। कमेंट क्या, डिस्क्राइब क्या अंतर है, दोनों सेम है। आप अगर समझेंगे दोनों सेम है, शॉर्ट नोट्स, तभी तो दिक्कत होती है। आप लिख करके आते हैं, एकदम खुश रहते हैं, फोड़ दिया तोड़ दिया, मार्क्स जब आते हैं तो उसने हमें फोड़ तोड़ दिया, और तब बोलते हैं कि भाई CS का इंस्टीट्यूट का कोई ईमान धर्म ही नहीं है, इतना अच्छा लिखो और देखो उन्होंने मार्क्स कितने कम दिए हैं। यकीन मानिए बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ईमान धर्म है। आप चाहे तो कॉपी अपना निकलवा सकते हैं, ये भी फ्लेक्सिबिलिटी हमने दी हुई है। और तब आप देखिए कैसे मार्क्स किए गए हैं। भाई ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि हम चीजों को समझ ही नहीं पाए कि शॉर्ट नोट्स, डिस्क्राइब, कमेंट्स, डिस्टिंग्यूश, इसके लिखने के तरीके में अंतर है। मैं एक छोटा सा नॉर्मल एग्जांपल देता हूं, प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ करके आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। अपने जनरल लाइफ से, घर में खाना बना, चावल बना, दाल बना, सब्जी बना, रोटी बना, सब बना जैसे बनता है हर दिन। अब देखिए खाना वही है, लेकिन आप अगर खा रहे हैं आराम से, आपने एक ही थाली में जो चावल दाल उसी के ऊपर सब्जी डाल दिया, साइड में एक रोटी रख ली, खा ली। या अगर चावल दाल सब्जी है तो बस ऐसे ही सब जो है एक साथ लिया, मैश किया, बैठ के खा रहे, टीवी भी देख रहे हैं, एक ही थाली में खा रहे, सुविधा हो रही है, कहीं बैठ गए। लेकिन यही अगर गेस्ट आ जाए, सेमी खाना अगर है तो भी उन्हें जो है डाइनिंग टेबल पे या ढंग के जगह पे बिठा करके अलग अलग जो है वो बॉल्स कटोरे में क्या किया जाएगा, सर्व किया जाएगा। मुझे एक चीज बताइए, सेम खाने को अलग अलग लोग के आने पे सर्व करने का तरीका बदल जाता है या नहीं बदल जाता है? यही चीज तो यहां पे है, सेम ही कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर शॉर्ट नोट्स में पूछा, डिस्टिंग्यूश में पूछा, कमेंट में पूछा या डिस्क्राइब में पूछा, तो भाई क्या तरीके में होगा, यही तो मैं आपको बताऊंगा, और यही आपको कोई एक्सपर्ट बतलाएंगे जो ऑलरेडी उस विंग में पहुंचे हुए हैं। अदरवाइज भाई लिख दो सब में एक ही चीज, लिख तो दो, काम तो यहां खत्म हो गया, लेकिन इससे काम पूरा नहीं हुआ। चलिए हम इन चीजों के क्या करेंगे, जब भी कोई टॉपिक पढ़ेंगे इन चीजों पे सबसे ज्यादा ध्यान, तो एक बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है, और हर एक पॉइंट पे हमें क्वेश्चन रेज करना है, किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, और अगर ऐसा पूछा तो क्या लिखेंगे और ऐसे पूछा तो क्या लिखेंगे। देन अनदर मेजर एस्पेक्ट, व्हाट इज दैट? राइटिंग स्किल। ये आपका अगला बहुत बड़ा जो है वो कहिए हर्डल है, क्योंकि पेपर क्या है, सब्जेक्टिव है। तो राइटिंग स्किल डेवलपमेंट और असेसमेंट कैसे होगा? आपको मुझसे बात करने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, हाफ एन आवर का डेडिकेटेड टाइम रहेगा, आधे घंटे का टाइम, 30 मिनट का टाइम, जहां आप मुझसे कॉल करके पूछिए,
या आपको अपने स्क्रीन दिखलाते हुए पूछना है, जैसे आपको करना है कीजिए। आप मुझे क्वेश्चन लिख करके देंगे, यानी कि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो होमवर्क दूंगा कि आपको यह लिखना है। आप वो क्या करेंगे, लिख करके मुझे भेजेंगे। हर दिन जब भी हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं, हर दिन हमें लिखने की प्रैक्टिस करनी है, एटलीस्ट 10 to 20 लाइन्स कम से कम हर दिन। अगर इतना हम कर लेते हैं, यकीन मानिए एग्जाम के लिए हम पहले से ही तैयार रहेंगे। हमें लगेगा कि पूछ दो हम लिख देंगे। अदरवाइज होता क्या है कि चीजें तो हमें आते रहती है, हम लिख नहीं पाते। बहुत बार ऐसा होता है, आप किसी को वो चीज एकदम अच्छे से पढ़ा डालेंगे, टीचर्स की तरह या टीचर से भी अच्छे तरीके से, बट उसी चीज को अगर लिखने के लिए दे दिया जाए तो हमें सारी दुनिया याद आ जाती है। तो क्या ऐसा करें जिससे ये हर्डल ना आए? सिंपल सा तरीका है, पहले से प्रैक्टिस करते हैं लिखने की प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट क्लियर है, हम समझ चुके हैं कि उस कॉन्सेप्ट से कितने तरह के क्वेश्चन रेज हो सकते हैं। अगला काम तो यही है कि लिखे कैसे। तो लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जो चीज पढ़े रहेंगे उसे आप लिखेंगे, और लिखने के बाद, और देख के नहीं लिखना है, मैंने पढ़ा दिया, बुक दिया, नोट्स दिया, सब कुछ दिया, पढ़ लिया आपने, समझ लिया, लिखेंगे। लिखने के बाद आप मुझसे वो शेयर करेंगे, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, और मैं उसे इवैल्यूएट करूंगा और आपको रिटर्न करूंगा और बताऊंगा कि देखिए यहां पे हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अगर इसमें इसकी जगह ये लिख देंगे तो हमारा जो मार्क्स 2 आया है ये 3 हो जाएगा 5 में। अगर ये कर देंगे तो 4 हो जाएगा, और अगर 5 चाहते हैं तो ऐसे लिखें, लेकिन इस क्वेश्चन में 5 नहीं आ सकते, ये भी मैं आपको बताऊंगा। कहने का मतलब है कि राइटिंग के लिए हमें प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है, करना होगा। आप जो है एक होमवर्क की कॉपी बनाएंगे, जहां पे हर दिन आप लिखते जाएंगे, ताकि आपको पता चलेगा कि आप खुद कितना इंप्रूव कर रहे हैं। एक तो क्लास नोट होगे, एक कॉपी होगी जिसमें आप मेरे पीपीटी पे जो मैं नोट करने के लिए कहूंगा उसे आप क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। जिन चीजों को मैं कहूंगा उसे नोट करेंगे आप, और नोट करने के बाद उसे क्या करेंगे, आप अपने पास रखेंगे और उसे रिवीजन करेंगे। क्योंकि जो क्लास में मैं आपको कराऊंगा उसका 3 बार रिवीजन हमें करना है एग्जाम के लिए, और उसके बाद हमें अपने बुक पे जाना रहेगा जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आते हैं वहां पे, लेकिन पहले हम राइटिंग स्किल की बात कर रहे थे। आप हर दिन लिखेंगे, और यकीन मानिए जो बच्चा ये करेगा, गारंटी लेता हूं इन सारे बातों को अगर उसने माना, सवाल ही नहीं पैदा होता है कि वो फेल कर जाए। कोई मेरा बच्चा फेल नहीं करता, बशर्ते वो खुद चाचा चौधरी ना बन जाए कि भाई मैं तो बहुत बड़ा शेर हूं, मुझे जरा पास करके दिखा दो, मैं कुछ नहीं पढ़ता। भाई तब तो ऊपर वाला भी नहीं कर सकता कुछ। आप अगर खुद से मशक्कत करने को तैयार हैं, इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए तैयार हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझेंगे अच्छे से, उस पर जितने तरह के क्वेश्चन होंगे वो हम करेंगे। और राइटिंग स्किल के लिए मैंने आपको कहा कि आपको मुझसे बात और पूछने के लिए टाइम है। फैकल्टी से लोग बात नहीं कर पाते, लेकिन मैं ऐसा हर्डल बिल्कुल नहीं रखता। आप मुझसे पूछिए, मैं टाइम आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी उसमें आपको जो है वो मेरा फोन नंबर दिया हुआ रहेगा, और वहां पे आपको टाइम भी दिया रहेगा जिस समय आप मुझसे बात कर सकते हैं। और फिर आप क्या करेंगे, उसी समय जो आपने लिखा हुआ है मैं उससे पहले इवैल्यूएट करके रखूंगा, आप उस पर बात करें या किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बात करें, क्योंकि हर बच्चे का अलग अलग प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसे तो क्लास में ही दिक्कत नहीं होगी, फिर भी दिक्कत रहा तो आप पूछ सकते हैं। अब पढ़ें क्या क्या, किस चीज से। आपको क्लास नोट्स जो मैं अपने पीपीटी के जरिए दिखाऊंगा या बुक निकाल के दिखाऊंगा, उसको सबसे ज्यादा फॉलो करना है, यानी कि उसे बिल्कुल मंत्र की तरह जो है वो क्या कर लेना है, फॉलो करना है। उसका सबसे ज्यादा रिवीजन करना है। कहीं कोई स्टडी मैट और कोई और चीज नहीं पढ़ना। क्या मैं स्टडी मैट का दुश्मन हूं? बिल्कुल ही नहीं भाई, एकेडमिक एक्सपर्ट हूं, वहां पे दुश्मन कैसे रह सकता हूं। हमने क्या किया है, उन्हीं के सारे पॉइंट्स यानी सारे सिलेबस को वहां से उठा लिया है, और उसे बहुत अच्छे और आसान लैंग्वेज में पॉइंट वाइज, जिससे मार्किंग अच्छा हो सके और आप बहुत आसानी से कॉम्प्रीहेंड कर सके, उसको लेकर के क्या बना दिया, बुक बना दिया। डायग्राम का इस्तेमाल करके, फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करके, पॉइंटर बना करके उसे बना दिया, ताकि आप उसे आसानी से याद रख सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। ये काम हमने कर दिया है। तो जब ये काम कर ही दिया है तो क्या हमें इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट की रिक्वायरमेंट होगी? नहीं। यहां से सारी चीज यहां हमारे आ गए हैं और यहां आए हुए हैं। तो क्लास नोट्स और साथ में बुक जो आपको मिलेगा, जो आपको एक प्रिंटेड बुक आपके पास जाएगी, उसको फॉलो करना है। और इसके अलावा क्या हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है? बिल्कुल देखना है। क्या हमें स्कैनर खरीद लें? नो। स्कैनर बिग नो। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों बोल रहे, सब तो कहते हैं स्कैनर पढ़ लो काम हो जाएगा। बिल्कुल ही नहीं, बिग नो।
स्कैनर का इस्तेमाल अगर क्वेश्चन बैंक के लिए करते हैं तो मोस्ट वेलकम, आंसर वहां से बिल्कुल नहीं देखना है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे इंस्टीट्यूट के, या मैं लिंक दे दूंगा, उससे आप कर लेंगे। और फिर हर साल के क्वेश्चन को निकालेंगे जब हमारा कोर्स खत्म होगा और देखेंगे क्या खोया क्या पाया। सारे क्वेश्चन वहां होंगे, सारे आंसर हमारे नोट्स में, और कहां पे होंगे? बुक में होंगे, और ऑब्वियसली यहां पे तब तक छप चुका होगा दिमाग में आपके। तो हम इस चीज को फुलफिल करेंगे, इस चीज को फॉलो करेंगे। उसके अलावा लास्ट में आपको मिलेगा क्या? गुरु मंत्र। आप कहिएगा सर ये क्या है? ये वो गुरु मंत्र है जिसका इस्तेमाल एग्जामिनेशन हॉल में होगा, यानी कि एग्जाम के अंतिम 7 दिन कैसे पढ़े, एग्जाम के अंतिम रात में क्या पढ़ें, वो चीज करेंगे बात। आप कहेंगे सर वही पहले बता दो। बिल्कुल ही नहीं, पहले चीज पढ़ा रहेगा तभी तो बताऊंगा कैसे करना रहेगा, तो वो बिल्कुल लास्ट में करेंगे। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, चीजों को समझना बहुत ध्यान से है और हर बात को अच्छे से सुनना है। जो भी हमारी क्लास रहे, चाहे वो 1 घंटे की हो, 1.5 घंटे की हो, 2 घंटे की हो, जब भी आप वीडियो को सुन रहे हो, देख रहे हो, प्लीज अपने फोन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इस काम के लिए करेंगे। उस बीच में कोई व्हाट्सएप वगैरह एंटरटेन मत कीजिए, ना कोई और चीज। बिल्कुल वैसे समझिए कि आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं और टीचर आपको देख रहा है। बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ वो टाइम मुझे दीजिए, ध्यान से समझिए और उसके बाद शुरू से समझिए। ये नहीं कि चीजों को भगा करके, बिल्कुल ही नहीं, एक लाइन आगे नहीं। होगा क्या, कहीं आपको ये ना लगे कि चलो ये वेस्ट है, आपने शुरू के कुछ चीजों को, ये सब जो हम बात करें, आपने आगे बढ़ाना शुरू किया। मैं जब भी कोई चैप्टर शुरू करता हूं तो पहले उसका पूरा का पूरा इंट्रो देता हूं। पता चला कि आपने सोचा कि भाई अभी तो इंट्रो ही चल रहा है, हम थोड़ा आगे से देख लेते हैं। आपने वो 10-15 मिनट्स गायब कर दिए। यकीन मानिए समझ में तो हर चीज आएगा, कोई रॉकेट साइंस तो पढ़ा नहीं रहा हूं, लेकिन वो मजा, वो फील नहीं आएगा, जिसको फील कहते हैं वो नहीं आएगा आप उस टॉपिक को जब पढ़ेंगे। छोटा एग्जांपल एक देता हूं, आप मूवी वगैरह में देखते होंगे, जिस मूवी में पहले ट्रेलर हुआ करता था, शुरू में दिखला रहा, मूवी शुरू हुई, बहुत तेज बारिश, और यहां जो है एक सायरन सा बजा, फैक्ट्री का जो सायरन बजता है किसी तरह की इमरजेंसी में। एक बंदा भागता हुआ आया और एक लेडी को कह रहा है कि भाई चुन्नू की अम्मा, मुन्नू की अम्मा, चुन्नू मुन्नू उनके बच्चे, चुन्नू छोटा मुन्नू बड़ा, तो मुन्नू की अम्मा। भाई मुन्नू के पापा जो है फैक्ट्री में ऊपर से नीचे गिरे, ऊपर चले गए, तब उनका देहांत हो गया। अब जो है वो चुन्नू मुन्नू की अम्मा भागी, मुन्नू बड़ा था तो उंगली पकड़ लिए चुन्नू को गोद में लेकर के। जब गई तो वहां पे फैक्ट्री का मालिक शक्ति कपूर, उसने कहा तू चिंता मत कर, मैं तेरा ख्याल रखूंगा। चुन्नू तो छोटा था, मुन्नू को ख्याल रखने का तरीका पसंद नहीं आया, उठाया पत्थर दे मारा। अब जो है वो पकड़ो पकड़ो पकड़ो, भाई चुन्नू मुन्नू की अम्मा भागी, मुन्नू भाग गया दौड़ करके, चुन्नू को गोदी में लेकर के भागी। पता चला अब वो भागते जा रहे, पैर दिख रहा, पैर दिख रहा, भागते गए भागते गए भागते गए, और उसी का पैर बड़े बड़े दिखने लगे, स्टारिंग अमिताभ बच्चन। आप अभी तक नहीं पहुंचे हैं सिनेमा हॉल में, यहां तक से मूवी आपने नहीं देखा, अब इसके बाद आप मूवी देख रहे हैं। पूरे मूवी में आप ये सिर्फ सोच रहे कि आखिर अमिताभ बच्चन प्रेम चोपड़ा के पीछे नहा धो के क्यों पड़ा हुआ है। भाई ऐसा थोड़ा ना कि अब गाना गा रहे हैं या प्रेम चोपड़ा को मारने के लिए प्लानिंग करता, आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि भाई उसके साथ ऐसा कर क्यों रहे हैं। ये बेसिकली डिफरेंस होता है जब आप किसी चीज को स्किप कर देते हैं। तो इसीलिए हर एक बात को सुनिएगा और रिवीजन हर दिन करना है। ये सारे के सारे स्ट्रैटेजी के पार्ट है, और मैंने बोला है हर बात को फॉलो करेंगे, बिल्कुल जो है वो 1% चांस नहीं, 100% गारंटी है कि आप पास करेंगे और अच्छे मार्क्स से करेंगे। तो रिवीजन का मतलब है जो आज आपने पढ़ा पहले उसे रिवाइज कीजिए, तब आप नेक्स्ट लेक्चर को क्या कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए। ये नहीं कि एक के बाद एक सारे लेक्चर्स देखे जा रहे, बिल्कुल नहीं। चैप्टर पढ़ा, ये लेक्चर लिया, रिवाइज किया, बिल्कुल डन है, क्योंकि अगले में मैं पूछूंगा इससे रिलेटेड चीज। आप देखेंगे कि जैसे मैं सामने वाले बच्चे जो मेरे सामने बैठे उनसे जैसे पूछ रहा हूं, आपको भी वैसे ही आंसर करना है। तो आपको आंसर करना है, आपको भी लिख करके भेजना है, वरना होगा क्या, आज की चीज को आज रिवाइज नहीं करेंगे, कुछ दिनों बाद करेंगे, तो आपका ही लिखा हुआ आपसे पूछे क्या हमारी आपकी मुलाकात हुई है। आज रिवाइज करने में 10 to 15 मिनट्स लगेंगे, एक दिन बाद करेंगे तो जितने देर का लेक्चर है उससे ज्यादा टाइम लग जाएगा रिवाइज करने में। तो हमें चीजों को पढ़ना है, क्रिस्टल क्लियर तरीके से रिवाइज करना है, राइटिंग स्किल साथ ही साथ करना है। आपको टाइम दिया जाएगा मुझसे बात करने के लिए, जहां आप मुझसे बात कर सकते हैं, चीजों को दिखला सकते हैं। ये हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी। आपको मेरे जो है वो दिए हुए नोट्स और बुक का इस्तेमाल करके पढ़ना है, और जब कुछ खत्म हो जाएगा, क्लास सारी खत्म हो जाएगी, सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्या लेकर के बैठेंगे, क्वेश्चंस लेकर के बैठेंगे और उसे हम करेंगे।
क्लियर है? बीच में टेस्ट वगैरह आपके पास जाते रहेंगे, वो आप बनाएंगे और मुझसे क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो स्ट्रैटेजी भी हो गया हमारा। अब हमने अपने सब्जेक्ट के दो पार्ट को भी देख लिया कैसे ये बटा हुआ है, लेकिन इसमें जो ये चैप्टर है ये क्यों दिया हुआ है, क्या इसका सेंस है, किस पर्पज से ये दिया हुआ है, इसे जरा समझते हैं। क्योंकि जब तक हम पूरे सिलेबस को नहीं समझेंगे, मुझे एक बात बताइए, जब तक अपने दुश्मन की ढंग से पहचान नहीं हो तब तक उसे डिफीट करने के लिए तैयारी कैसे करें? आप कहेंगे सर सब्जेक्ट को दुश्मन क्यों बोलते हैं? दोस्त बोलिए, फ्रेंड बोलिए। भाई फ्रेंड को ना भी समझे तो चलेगा, फ्रेंड ही है, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर कोई एनिमी है हमारा, दुश्मन है हमारा, अगर उसे हमने नहीं समझा, पता चला कि सारे के सारे विपन हमारे पास हैं, रास्ते में बहुत सारे दुश्मन मिलने हैं, हमारे पास रॉकेट लॉन्चर था, उसका इस्तेमाल हमने उस पर कर दिया, जो एनिमी, जो दुश्मन हमारा खाली हाथ था, उस पर रॉकेट लॉन्चर चला दिया। आगे गए तो पता चला अब सारे लोग गन लेकर के, और एक साथ 10 लोग हैं, तो 10 लोग को गन से एक साथ कैसे मारे? हमारे पास गन है तो भी वहां इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक हम एक या दो को करेंगे तब तक दूसरा हम पे हिट कर देगा। वहां जरूरत थी रॉकेट लॉन्चर की, लेकिन आए किया क्या? वो तो पहले वेस्ट कर दिया। हमारे पास लठ भी था और हमारे पास बंदूक भी था, तो जो बंदा खाली हाथ था उसके लिए तो लाठी ही काफी थी, उससे निपट लेते। कहने का मतलब है कि किस इक्विपमेंट का, किस वेपन का किस समय इस्तेमाल करना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। तो इसलिए हमें अपने सब्जेक्ट को, सिलेबस को समझना है कि आखिर किस तरह से ये सिलेबस हमारा दिया हुआ है, ताकि हमें पता रहे कि जो हम पढ़ रहे हैं वो किस तरह से हमारा क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको बताऊं, मैं साइंस ग्रेजुएट, फिजिक्स ऑनर्स, गोल्ड मेडलिस्ट हूं फिजिक्स में, मैथ केमिस्ट्री ग्रेजुएशन तक पढ़ा है, फ्लाइंग ऑफिसर वाली चीज को क्वालिफाई किया था, जिसको आप सीडीएस कहते हैं, फ्लाइंग ऑफिसर के लिए। तो मैं आपको बस इसलिए बता रहा हूं कि मैं साइंस से था, देन आई क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर लंदन से किया, एमबीए फाइनेंस किया। कैसे किया? मैं बस साइंटिफिक अप्रोच के साथ चलता था और एक साथ कर रहा था चीजों को। तो आप तो और कमाल कर सकते हैं, आप लोग कॉमर्स वाले भी कुछ लोग होंगे। मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि चीजों को अगर आपने साइंटिफिक अप्रोच से किया, प्लानिंग के साथ किया, तो बहुत आसानी से आप करते। साथ में एक साथ सारे ग्रुप देता था, ट्रेनिंग भी उस बीच में चल रही थी। तो मैं ऐसा नहीं कि अजूबा जैसा आया हुआ हूं, बस चीजों को प्लान करके चलता था, समझ के चलता था। एडमिशन लेने से पहले जो है वो सिलेबस अच्छे से देखा था सारे सब्जेक्ट का कि मैं ये करूं या ना करूं। अब तो आपने पढ़ना शुरू कर दिया, एनरोलमेंट ले लिया है, अब तो कम से कम सारे चीज को देख लें कि क्या क्या हमारा सिलेबस है। और ये सिलेबस को हम लोग समझेंगे पूरे तरीके से, कहानी के अंदाज में, कि कैसे कैसे ये एस्पेक्ट हमारा क्या किया हुआ है, दिया हुआ है। ये हमारा पहला काम है। और तब हम लोग क्या करेंगे तब हमारी शुरुआत होगी टॉपिक से, और जहां हम क्या करेंगे, टॉपिक को पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए तो करें शुरुआत। अब हम आएंगे अपने पार्ट 1, पार्ट 2 में जो भी चीज दिया हुआ है, ये कैसे दिया हुआ है, ये हमें अच्छे से क्या करना है, समझना है। मतलब मैं सुनाऊंगा आपको बिल्कुल कहानी वाला अंदाज, नॉर्मल कन्वर्सेशन शुरू करेंगे और उस कन्वर्सेशन से मैं आपको दिखलाता जाऊंगा कि ये सिलेबस में इस जगह आएगा और इसलिए ये सिलेबस का क्या है, पार्ट है। लेकिन ये जो हमारा स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी आपको बिल्कुल नोटेड होना चाहिए, क्योंकि इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, फॉलो करने वाले हैं। आप बिल्कुल फटाक से स्ट्रैटेजी कॉपी कीजिए, बाकी चीज को भी कॉपी करने की जरूरत नहीं, इस स्ट्रैटेजी को कॉपी कीजिए, फिर बात करते हैं। चलिए डन है। अब जरा शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। भूल जाइए हम पढ़ रहे सिक्योरिटी लॉ को, मैंने पहले बोला कहानी में पढ़ाऊंगा, कोई प्रेशर यहां नहीं पड़ेगा और एकदम क्रिस्टल क्लियर समझेंगे। मन करेगा किसी को पढ़ाना शुरू कर दे। चलिए एकदम नॉर्मल कन्वर्सेशन। मुझे अगर कोई सामान या आपको कोई सामान खरीदना है तो हम और आप कहां जाएंगे? अगर सामान खरीदना है, कोई प्रोडक्ट खरीदना है, हम कहां जाएंगे? देखिए मैं जो लिख रहा हूं सही है या गलत, मुझे करेक्ट कीजिएगा। मार्केट, ठीक लिखा मैंने? आप ही लोगों ने कहा है मार्केट, ठीक है। तो चलिए मार्केट चलते। मैंने कहा मुझे प्रोडक्ट खरीदना है, ठीक है।
तो प्रोडक्ट क्या क्या हो सकते हैं बताएंगे आप मुझे? क्या क्या हो सकते हैं प्रोडक्ट? देखिए इसी से हम पहुंचेंगे अपने सिक्योरिटी लॉ पे। प्रोडक्ट क्या क्या हो सकते हैं? पेन हो सकता है, मेडिसिन हो सकता है, गारमेंट्स हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो सकता है, वेजिटेबल हो सकता है, फ्रूट्स हो सकता है। ये सब है कि नहीं प्रोडक्ट? और भी बहुत तरह के चीज सब प्रोडक्ट हैं। मुझे खरीदना है एक टी शर्ट। मैं गया मार्केट में ही तो दुकानें होती हैं। मैं मार्केट में गया और मैं पहुंचा कहां पे? मैं पहुंचा केमिस्ट के शॉप पे। किस दुकान पे? मेडिसिन के दुकान पे। और उसे कहा कि भैया मुझे एक टी शर्ट देना। क्या बोला देने के लिए? भैया मुझे एक टी शर्ट देना। अब उन्होंने मुझे जो है वो टी शर्ट की जगह एक स्ट्रिप दिया दवा का और बोला ले जा, मेरी तरफ से भगवान भला करे, पैसे देने की भी जरूरत नहीं है। वो दिमागी संतुलन के लिए दवा थी, मतलब मेंटल इलनेस के लिए। भाई ऐसा मैंने क्या गुनाह किया? मैं तो बहुत प्यार से, बहुत सभ्य तरीके से, डिसिप्लिन मैनर में सामने वाले से क्या मांगा कि भैया मुझे क्या करो, मेडिसिन नहीं दो, मुझे क्या दो? एक टी शर्ट दो। क्या गलत किया मैंने? क्या मेरे पास पैसे नहीं थे? बिल्कुल है पैसे। सामने वाले ने फिर ऐसा क्यों किया? इतना र्यूड बिहेवियर क्यों? क्योंकि क्या मैं मार्केट में नहीं था? आप ही ने तो कहा था मार्केट में सामान मिलेगी, तो बताइए मैं मार्केट में था या नहीं था? ये भी आप कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं मार्केट में हूं। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? थोड़ा इसको रिफाइन कीजिए, डिस्टेम्पर्ड कीजिए, पॉलिश कीजिए। मैं मार्केट में तो था लेकिन रेलिवेंट मार्केट में नहीं था। मतलब मार्केट में ही, रेलिवेंट मार्केट का मतलब है कि अगर मैं किस शॉप पे होता तो रेलिवेंट मार्केट होता? अगर मैं गारमेंट के शॉप पे होता तो क्या होता? रेलिवेंट मार्केट। इसका मतलब क्या मेडिसिन का शॉप या केमिस्ट की दुकान रेलिवेंट मार्केट नहीं है? है, लेकिन मेरे प्रोडक्ट के लिए नहीं है। जिसे दवा चाहिए रहेगी उसके लिए रेलिवेंट मार्केट क्या हुआ? केमिस्ट का शॉप। तो अगर हम कहें कि हमें अगर प्रोडक्ट चाहिए, सामान चाहिए, तो कहां जाना चाहिए? मार्केट या रेलिवेंट मार्केट? करेक्ट। कौन सा मार्केट? रेलिवेंट मार्केट। तो हमें कहां जाना होगा? रेलिवेंट मार्केट में। अगर हमें कोई प्रोडक्ट चाहिए तो किस मार्केट में जाएंगे हम? रेलिवेंट मार्केट में। और रेलिवेंट मार्केट किस चीज से डिसाइड होता है? प्रोडक्ट के बेसिस पे। अगर हमें सब्जी खरीदनी है, भाई वेजिटेबल खरीदना है, सब्जी वाले मार्केट में जाएंगे। देखिए ना, सब्जी बाजार बोलते हैं, फल बाजार बोलते हैं, बाजार को ही तो मार्केट बोलते हैं। अगर हमें गारमेंट्स खरीदना है, टी शर्ट खरीदना है, शर्ट खरीदना है, तो जाएंगे हम गारमेंट्स पे, शोरूम में जाएंगे, क्लोथ्स के शोरूम में जाएंगे। वो हमारे लिए क्या हो गया? मार्केट हो गया, रेलिवेंट मार्केट हो गया। इसका मतलब प्रोडक्ट विल डिसाइड द रेलिवेंट मार्केट। जैसा प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? रेलिवेंट मार्केट में जाएंगे। अगर हमने प्रोडक्ट चुना गारमेंट और गए मेडिसिन के दुकान पे, तो इसका मतलब रेलिवेंट मार्केट में नहीं है। लेकिन अगर मेडिसिन ही चाहिए और गए केमिस्ट के शॉप पे, तो हम रेलिवेंट मार्केट में हैं या नहीं? बिल्कुल है। ठीक, इतनी बात तो आपने समझ ली कि भाई हमें अगर कोई सामान चाहिए तो कहां जाना है? हमें रेलिवेंट मार्केट में। और रेलिवेंट मार्केट किस चीज से डिराइव होता है? प्रोडक्ट के बेसिस पे कि सामान क्या है। अगला एस्पेक्ट जोड़ना इसे हमें सिक्योरिटी लॉ से। एकदम ध्यान से सुनिए, इसलिए मैंने बोला भूल जाइए सिक्योरिटी लॉ पढ़ने, खुद ब खुद सिक्योरिटी लॉ भी आ जाएगा, पूरा सिलेबस का दिल्ली दर्शन हो जाएगा। अब हमें अगला चीज देखना है कि मार्केट में कौन कौन में होते हैं? बायर, सेलर। प्रोडक्ट भी होते हैं, प्रोडक्ट तो ऊपर ही लिख दिया, क्योंकि प्रोडक्ट के ही बेसिस पे हम कहां पहुंचते हैं? मार्केट या रेलिवेंट मार्केट? बोलते रहिए पीछे पीछे, जहां भी बैठे हैं, रूम में है, चिल्ला करके, कोई भी रहे रूम में, कोई फर्क नहीं पड़ना है, ऐसे ही साथ में जयकारा लगाना है। मैंने पहले ही बोला है, मेरी बात मानिए, 100% गारंटी पास होंगे और बेस्ट तरीके से रैंक आएगा, तो बाकियों के बारे में सोच छोड़ दीजिए। तो अगर हमें प्रोडक्ट खरीदना है तो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हम कहां जाते हैं? रेलिवेंट मार्केट में। ठीक है, तो हो गया भाई, प्रोडक्ट पहले ही क्लियर। प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, पेन, पेंसिल, पिज्जा, बर्गर। भूख लग गई नाम सुन के। अब बायर सेलर कहां मिलेंगे? मार्केट में। बायर क्या करता है? टू बाय,
और सेलर का काम क्या है? टू सेल। तो जो हमारा बायर है, इस बायर के पास क्या होने चाहिए? सामान खरीदने का पोटेंशियल होना चाहिए, पैसे होने चाहिए या नहीं? और सेलर का क्या होना चाहिए? इसका भी पोटेंशियल होना चाहिए? नहीं। सेलर का क्या होना चाहिए बताइए? विलिंगनेस। और बायर में क्या होना चाहिए? पोटेंशियल टू बाय। और इसमें क्या होना चाहिए? विलिंगनेस टू सेल। मतलब क्या है? 2000 रुपीज लेकर के मैं पहुंचा दुकान पे, इस बार बिल्कुल रेलिवेंट मार्केट में पहुंचा, गारमेंट्स के शॉप पे पहुंचा हूं, शोरूम में पहुंचा रिवॉक के, और बोला कि टी शर्ट दो। देखा वहां पे वो जो स्टैच्यू पे पुतले पे पढ़ाए रहते हैं शो के लिए, मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा, मैंने बोला यही वाला चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है देते हैं। उधर से आया और कह रहा है सर ये खत्म है। मैंने बोला कि वो पुतले पर से उतार के दो, है मेरे पास पैसे। अब मुझे एक ही बताइए, मैं कह रहा हूं है मेरे पास पैसे, सही बात है, उसकी जितनी कीमत है उतने पैसे है मेरे पास, 2000 रुपीज है, 1500 का वो है। वो कह रहे हैं नहीं, क्या मुझे मिलेगा अब वो? क्या मेरे पास पोटेंशियल नहीं है? क्या मैं रेलिवेंट मार्केट में नहीं हूं? सब कुछ है, बट द सेलर इज नॉट विलिंग टू सेल दैट प्रोडक्ट, क्योंकि वो उसके किस चीज का है? शो का है, इसलिए वो बेचेगा नहीं, उसमें विलिंगनेस नहीं है बेचने की, इसीलिए क्या होगा? वो मुझे मिलेगा नहीं। तो इसका मतलब है कि कोई डील होने के लिए सेलर में क्या होना चाहिए? विलिंगनेस। अब दूसरे दुकान में गया, मैंने कहा भाई टी शर्ट दो। उसने कहा कितने सर दूं? 2000, 3000, 5000 कितने पैक कर दूं? उसके पास था। मैं इस पॉकेट से उस पॉकेट से सारे बैग से सबसे निकाल करके दिया तो 1000 रुपीज हुआ, 1500 का टी शर्ट था। उसमें विलिंगनेस है या नहीं देने की? जम के है देने की, पूरा ट्रक भर के दे रहा है। मेरे में है पोटेंशियल, 1000 रुपीज निकले मेरे पास से, 1500 का वो है इस बार, मेरे पास 1000 ही है। तो इसका मतलब मेरे में क्या होना चाहिए? पोटेंशियल। तो अब हम इस सिक्योरिटीज लॉ में क्या ऐसे ही जो है वो भिंडी, टी शर्ट ये सब खरीदते बेचते रहे? नहीं। चलिए अब आपको लेकर के चलते इसी से। जिस चीज को हम प्रोडक्ट कह रहे हैं, इसी प्रोडक्ट को जिसे हम पेन, पेंसिल, पिज्जा, बर्गर, शर्ट कहते हैं, इसी प्रोडक्ट का नाम, इसी प्रोडक्ट को सिक्योरिटीज लॉ में कहते हैं सिक्योरिटीज या इंस्ट्रूमेंट। क्या कहते हैं? जिसे हम यहां प्रोडक्ट कह रहे हैं उसे किस नाम से पुकारते हैं? सिक्योरिटीज और इंस्ट्रूमेंट के नाम से। और ये जो हमने यहां प्रोडक्ट का लिस्ट, जिस वर्ड प्रोडक्ट यूज किया, वहां पे क्या यूज करते हैं? सिक्योरिटीज और इंस्ट्रूमेंट। ये जो पेन, मेडिसिन, गारमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, वेजिटेबल, फ्रूट्स है, इसी का वहां पे प्रोडक्ट का यानी सिक्योरिटीज इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग नाम है। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंसेस शेयर्स, डिवेंचर, कन्वर्टेबल डिवेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, बॉन्ड, बहुत सारे नाम। घबराइएगा नहीं, सब पढ़ाने वाला हूं, सिलेबस ही तो अभी बता रहा हूं, अभी क्या परेशानी, ये सब पढ़ाने जा रहा हूं, ये बस बता रहा हूं कि कैसे ये इंटरकनेक्टेड है, कैसे ये नॉर्मल चीजों से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब जिस चीज को हम प्रोडक्ट कहते हैं वो हो गया यहां पे सिक्योरिटीज एंड इंस्ट्रूमेंट। ऐसे ही जितने भी तरह के हमारे प्रोडक्ट, जैसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम, तो किस मार्केट में जाते हैं? उसके रेलिवेंट मार्केट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक शॉप। अगर हमें मेडिसिन चाहिए तो उसके रेलिवेंट मार्केट क्या है? रेलिवेंट मार्केट कुछ थोड़ा ना, उस रेलिवेंट मार्केट का एक नाम है। जैसे बताइए, अगर हमें दवा चाहिए तो रेलिवेंट मार्केट का नाम केमिस्ट शॉप। ऐसे ही हमारा जितना भी ये प्रोडक्ट है जिसको हम सिक्योरिटीज एंड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, शेयर्स, डिवेंचर, ये सब जो है फाइनेंशियल नेचर के हैं। किस नेचर के हैं? फाइनेंशियल नेचर के, पैसे का लेन देन वाली चीज है। तो इसीलिए यहां जो रेलिवेंट मार्केट है, जिसको हम कह देते थे गारमेंट की शॉप, जिसको हम केमिस्ट शॉप कह देते थे, उस रेलिवेंट का नाम है यहां पे फाइनेंशियल मार्केट। क्या नाम है? जैसे वहां पे था ना वेजिटेबल मार्केट, यहां पे क्या नाम है? फाइनेंशियल मार्केट। अब इस फाइनेंशियल मार्केट में फिर बायर होंगे और सेलर होंगे। जो यहां पे बायर है उस बायर को क्या कह देते हैं? इस बायर का नाम यहां पे है इन्वेस्टर। किस नाम से पुकारते हैं हम उसे? इन्वेस्टर। बायर क्या करता था? टू बाय। इन्वेस्टर क्या करेगा? टू इन्वेस्ट। पैसे होने चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। कहां इन्वेस्ट करेगा? तो भाई बायर क्या करता था? क्या खरीदता था?
पेन, पेंसिल, वेजिटेबल, जिस मार्केट में गया उस मार्केट का सामान खरीदता था। ठीक वैसे ही इन्वेस्टर क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा। कहां इन्वेस्ट करेगा? प्रोडक्ट में करेगा। क्या नाम है प्रोडक्ट का? उसी प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? सिक्योरिटीज इंस्ट्रूमेंट। कौन सा सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट? उसी का नाम क्या है? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर, कुमुलेटिव डिवेंचर, नॉन कुमुलेटिव डिवेंचर, बॉन्ड, उसमें इन्वेस्ट करेगा। ओके, समझ में आया? सेलर, ये हमारा हो गया कंपनी, इसी को इशूअर यहां कहते हैं। क्या कहते हैं सेलर को? इशूअर। तो सेलर क्या करता था? टू सेल। इशूअर क्या करेगा? टू इशू। सेलर क्या सेल करता था? वेजिटेबल, मेडिसिन, गारमेंट्स। यहां पे इशूअर क्या इशू करेगा? जो कंपनी है क्या इशू करेगी? बोलिए। प्रोडक्ट, जिसको हम सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। क्या नाम है उसका? वेजिटेबल, फ्रूट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मेडिसिन, क्या नाम है? उस चीज का नाम है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंसेस शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड। तो सेलर यानी इशूअर हमारा डिफरेंट डिफरेंट तरह के इंस्ट्रूमेंट को क्या करेगा? इशू करेगा। और इसमें इन्वेस्ट कौन करेंगे? इन्वेस्टर, जिसे हम बायर कहते हैं। कहा ठीक है, ये बात समझ में आई। अब यही जो हमारा अलग अलग तरह का प्रोडक्ट है, ध्यान से सुनिए, जिसको मैंने क्या बोला, जिसको मैंने आपको कहा शेयर्स, डिवेंचर, प्रेफरेंसेस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, ये हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, देखिए ये हमारा जो है वो सिलेबस में कहाँ है, वो देखिए इंस्ट्रूमेंट्स, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट हो गया ये चैप्टर। देखेंगे कितने तरह के इंस्ट्रूमेंट है, घबराना क्या है, वहां पे देखेंगे। कहा ठीक है। अब अगर हमें इन इंस्ट्रूमेंट को कंपनी इशू करती, क्यों इशू करती है? क्योंकि कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है। कंपनी कहती कि वो लोग जिनके पास पैसे आइडल हैं, आइडल का मतलब क्या हो गया? आइडल का मतलब वो पैसे जिन पैसे का इस समय आपको इस्तेमाल नहीं है, वो क्या कहलाता है? आइडल मनी। आप वो पैसे हम में लगाएं, आपके पैसे क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। और उस पैसे का हम आपको क्या देंगे? उस पैसे का हम आपको रिटर्न देंगे। तो अगर ये कहते हैं कि उस पैसे का हम आपको जो है वो रिटर्न देंगे, तो वो रिटर्न तब देंगे जब कंपनी उस पैसे को क्या करेगी? अपने बिजनेस में लगाएगी। तो कंपनी को पैसे चाहिए बिजनेस चलाने के लिए, कंपनी ने लोगों को इनवाइट किया, तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट दिए उन्हें, तरह तरह के ऑफर्स दिए, अलग अलग तरह का इंस्ट्रूमेंट। जैसे खाने के अलग अलग तरह के चीज है, डिशेज हैं, वैसे ही अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट है। आप कहिएगा सर एक ही इंस्ट्रूमेंट होता? भाई खाने का तब एक ही चीज होता, चावल आता, सब चावल फाँक रहे होते। अलग अलग लोगों का अलग अलग तरह का टेस्ट है। किसी को करेला बिल्कुल पसंद नहीं, किसी को बहुत पसंद है। किसी को जो है वो बिल्कुल मीठा पसंद नहीं, किसी को बहुत पसंद है। अगर लोगों का टेस्ट अलग अलग नहीं होता तो इतने तरह के खाने के आइटम नहीं होते। ठीक वैसे ही इतने तरह के इंस्ट्रूमेंट इसीलिए क्योंकि लोगों का रिस्क लेने का एपेटाइट अलग अलग तरह का है। अब आप कहिएगा सर रिस्क लेने के एपेटाइट का क्या मतलब है? तो रिस्क लेने के एपेटाइट का मतलब है कि कंपनी ने कहा कि आप पैसे लगाइए इस इंस्ट्रूमेंट में, मान लीजिए इक्विटी शेयर, उसमें पैसे ग्रो ज्यादा करते हैं लेकिन वहां खतरा भी है। अगर कंपनी को फायदा नहीं होता आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन देखिए रिस्क तो ज्यादा हो गया लेकिन रिटर्न भी ज्यादा है। कंपनी कहती है भूल जाइए, कंपनी को फायदा होगा नुकसान होगा, आपको इतना परसेंट जरूर देंगे। वो परसेंटेज जरूर थोड़ा कम रहता है लेकिन वो कहती कि इतना हम आपको क्या करेंगे? देंगे ही देंगे। और इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं, हम आपको इतने पैसे देंगे ही देंगे। अब देखिए ऐसे ही तो आपका रिस्क और रिटर्न का रिलेशन है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मैं इतना रिस्क लेने को तैयार हूं, मुझे पैसे इतने ही दिन बाद तो चाहिए, तो वो ज्यादा जो है वो रिटर्न वाले इंस्ट्रूमेंट में लगा देंगे। कहने का मतलब यह है कि आप उन्हें बता जरूर दें और उसके बाद ही वो इन्वेस्टमेंट करें। जरा सोचिए, अगर आपको पता ही ना हो इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में, कंपनी अपने बारे में झूठ सच बोले जा रही कि भाई हम चीज नहीं चाइनीज है, हमने तो ये किया है वो किया है, पिछले साल ये कमाई थी वो कमाई थी, सब जो है झूठ बोले जा रहे हैं। बताइए इन चीजों को देखने के लिए कौन है? पता चला आपने अपने हार्ड मनी उसमें लगा दिए, सारे पैसे डूब गए। क्यों डूबे? क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन ही नहीं थी। हां, अगर आपको सब कुछ पता है फिर आप जा रहे हैं तो अलग बात है। कहा गया कोई तो ऐसा हो जो इन चीजों पे क्या करे? निगरानी रखे। कहा कि है निगरानी के लिए। तो कंपनी को जब पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी लोगों के बीच में जाते हैं और लोगों के बीच में जाकर के क्या करते हैं? अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट को क्या करते हैं? इशू करते हैं। और वो जब इंस्ट्रूमेंट को इशू करते हैं तो कहा गया कि कोई तो निगरानी के लिए होगा। कहा है निगरानी के लिए, कौन है? सेबी है।
सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, यही तो हमें पढ़ना है। सेबी जो है वो माँ बाप की तरह, पेरेंट्स की तरह निगरानी करते हैं और कंपनी को कहते हैं कि देखो भाई, अगर आपको शेयर इशू करना है तो ऐसे ही नहीं मुंह उठा के आए और इशू कर दिया, आप इलिजिबल हैं या नहीं, हमने कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना दिया है और उसके अलग अलग रेगुलेशन बना दिए, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन बना दिया, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, और कह दिया कि आप अगर कंपनी है और आप शेयर इशू करना चाहते हैं तो पहले आप इतने कंडीशन को फुलफिल करो, जिसमें नेटवर्थ वगैरह का क्राइटेरिया लगा दिया है, बुक बिल्डिंग, बहुत सारी चीजें सब पढ़ेंगे यहां पे। कहने का मतलब है सेबी रेगुलेटरी बॉडी आई और उन्होंने नियम कानून थोपे हैं कि आपको इन चीजों को क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा, और अगर इन चीजों को फुलफिल नहीं किया तो कहा कि अगर इन चीजों को फुलफिल नहीं किया तो आपको हम इंस्ट्रूमेंट इशू करने नहीं देंगे। तो सेबी आई और सेबी ने कहा कि लोगों को जब आप इनवाइट कर रहे हैं तो उस समय जब आप उनको ऑफर डॉक्यूमेंट देंगे, बहुत सारे नाम है इसके, प्रोस्पेक्टस है, ब्रीच प्रोस्पेक्टस, सब यहां पढ़ेंगे। ये तीन जो चैप्टर आपके हैं, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन, आपके जो है वो शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन और स्वेट इक्विटी, ये सब आपके किस चीज पे हैं, शेयर इशू करने के लिए। और ये जो आपका कॉन्सेप्ट है एस्पेक्ट ऑफ प्राइमरी मार्केट, इसी चीज के लिए है, जिसमें सेबी ने इन्हें कहा है कि आप क्या करेंगे, अगर आप शेयर इशू करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में बताना पड़ेगा, अपनी अच्छाई भी बुराई भी। आपसे कोई पूछेगा तो आप अपनी कमजोरी थोड़ा ना बताएंगे, कंपनी भी नहीं बताने वाली है। कह दिया कि ज्यादा नहीं, आपसे जो है वो बहुत ज्यादा फाइन लेंगे और आपको हम बार्ड कर देंगे, आप सिक्योरिटीज मार्केट से बाहर चले जाएंगे, फाइन पेनल्टी सब लगा दिया ठोक करके। कहा कि अब तो कंपनी को सारी बात बतानी पड़ेगी। अब इस लोगों के ऊपर ये चॉइस है, आपको सब कुछ पता है, मैंने कहा ना, प्रोडक्ट, शेयर्स, डिवेंचर, इन सबको समझिए खाने के डिशेस से, जितने तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप गोलगप्पे खा रहे हैं, टेस्टी है, अनहाइजेनिक है, आपको पता है कि भाई ये इस चीज से बना, इमली से बना है, दिस बना है, दैट बना है, इसमें गंदगी गिरती है, ये होता है, उसके बाद खाना आपकी मर्जी है। सेबी ये नहीं बोलती इस इंस्ट्रूमेंट में पैसे मत लगाओ, वो बोलती है कि कंपनी को बोलती है कि आप बता दीजिए कि भाई आपके इंस्ट्रूमेंट जो है इसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व है, और आपकी कंपनी की अच्छाई बुराई सब बता दीजिए, ताकि लोग देखें कि ये कंपनी कितने आगे तक जा पाएगी। भाई कंपनी रहेगी तभी तो रिटर्न आएगा, प्रॉफिट होगा तभी तो उन्हें कुछ मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि सब कुछ आप बताइए, डिटेल बताइए, और ये सब ऑफर डॉक्यूमेंट में आपको बताना पड़ेगा। इसी के लिए ये चैप्टर दिया। और सेबी कैसे निगरानी रखे, इसके लिए सेबी के बारे में हम पढ़ेंगे। अब कहा कि भाई शेयर तो इशू हो गए, लोगों ने ले लिया, अगर लोगों ने ले लिया तो कल के डेट में अगर लोग बेचना चाहेंगे तो कहा बेच दे, कहां बेच दे, टोकरी में लेकर के बेचे, एसबीआई का शेयर ले लो, टीसीएस का शेयर ले लो, आवाज दे दे करके, ऐसे ही होगा। अगर कहीं इसके लिए अलग से मार्केट ना हो तो कहा नहीं, इसके लिए अलग से एक मार्केट होगा जिसका नाम होगा स्टॉक एक्सचेंज, और उस जगह पे वो चीज दिखेंगे। आपको सामान खरीदना है, आप सामान खरीदने के लिए जाते हैं, दो तरीके, एक हो गया अगर आपके पास सामान आप बेचने वाले हैं, पहले उस पे आते हैं, तो अगर आपको बेचना है तो डायरेक्टली मार्केट में चले जाए, क्योंकि वहां बायर भी आते हैं, और आप चले जाएंगे तो वहां बायर आएंगे, आप सामान जो है वो बेच सकते हैं। लेकिन अगर आप उस मार्केट नहीं जाते तो क्या करते हैं, ठेले पे या टोकरी में लेंगे, मोहल्ले मोहल्ले में आवाज मारते फिरेंगे, जो सुनेंगे वो क्या करेंगे, जिनको जरूरत है वो आपको रोकेंगे और सामान खरीदेंगे। लेकिन अगर मार्केट में चले गए तो वहां आवाज मारने की जरूरत नहीं, आप वहां बैठिए, लोग खुद वहां आते हैं, ऑब्वियसली आपसे पूछेंगे, दाम बताइए और आपका चीज बिकेगा। ठीक वैसे ही इन्होंने कहा कि भाई लोगों ने खरीद लिया, उन्हें पता कैसे चलेगा जो चीज खरीदा है उसकी कीमत क्या है, कहीं तो ये डिस्प्ले हो। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि ये स्टॉक एक्सचेंज में डिस्प्ले होगा, और स्टॉक एक्सचेंज को कवर करने के लिए उन्होंने एक्ट बनाया, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, और कहा कि जो भी चीजें इशू होंगी उसे क्या करना पड़ेगा, लिस्ट करना पड़ेगा। अगर चीज लिस्ट होगी तो उसकी डिलिस्टिंग भी होगी, डिलिस्टिंग कब कब होगी इसके लिए उन्होंने कंडीशन बता दिए। और साथ ही साथ कहा कि अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट करना चाहते हैं तो हम आपके लिए लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट दे दिया, कहा कि लिस्ट होने के लिए ये कंडीशन फुलफिल करने पड़ेंगे। और लोगों को कहा कि आप जब चाहें अपने घर रह करके, आज, कल, परसों, ऑब्वियसली बात है बंद ना हो स्टॉक एक्सचेंज, 9 to 3:30 के बीच में जब खरीदना चाहें, जब बेचना चाहें, मंडे टू फ्राइडे,
एंड एक्सेप्ट एनी नेशनल हॉलीडे को छोड़ दीजिए, तो मंडे टू फ्राइडे में, सैटरडे संडे छोड़ करके मंडे टू फ्राइडे 9 to 3:30 मार्केट ओपन होती है। आप खरीदिए बेचिए, कैसे खरीदेंगे बेचेंगे सब बताऊंगा। आप उसके लिए अपना डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे, उसके लिए भी डिपॉजिटरी एक्ट बना हुआ है। कहने का मतलब जितने भी बातों को मैं कह रहा हूं देखिए वो सब जो है वो यहां पे दिया हुआ है लॉ में, जिसे हमें पढ़ना है। लेकिन कितना सिंपल सा तरीका है कि कंपनी को पैसे चाहिए क्योंकि कंपनी को बिजनेस शुरू करना है, लोगों के पास पैसे हैं तो लोग इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट जिसमें करेंगे वो अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट है, शेयर्स है, डिवेंचर है, वो हमें पढ़ना रहेगा। जब कंपनी शेयर इशू करेगी और कोई इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करेगा तो कैसे करेगा? आप अपने घर में नोटों की गड्डी बनाएंगे, उसे कस करके जो है वो फेंकेंगे, कंपनी कैच करेगी, आपको शेयर सर्टिफिकेट भेज देगी जहाज बना करके? नहीं, उसके लिए बीच में कुछ लोग होंगे जिनको कहते हैं इंटरमीडियरीज। तो देखिए ये आपका जो है वो एक चैप्टर है सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडियरीज। क्या हम और आप ही सिर्फ पैसे लगा सकते हैं या उन शेयर्स डिवेंचर में और भी कोई लोग हैं जो पैसे लगा सकते हैं? तो भाई ऐसे बड़े सारे इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे म्यूचुअल फंड हो गए, जैसे आपके बैंक्स वगैरह हो गए। अब म्यूचुअल फंड बेसिकली जो है वो क्या करती है, हमारा म्यूचुअल फंड में अगर हम पैसे लगाते हैं तो हम डायरेक्टली मार्केट में क्यों ना लगाएं, म्यूचुअल फंड के जरिए क्यों लगाएं? तो म्यूचुअल फंड के बारे में यहां म्यूचुअल फंड में हम पढ़ेंगे। अगर हमने शेयर्स खरीदा या हमने जो है वो अपना जो है वो अकाउंट ओपन किया जिसके जरिए हम शेयर खरीद सकते हैं, जहां हमने अकाउंट ओपन किया बैंक में, जैसे हम अपना अकाउंट ओपन करते ठीक वैसे यहां पे डीमेट अकाउंट ओपन होता है सेविंग अकाउंट की तरह। तो ये जो डिपॉजिटरी है, ये एक्ट है, ये तो समझेंगे हम, लेकिन हमने अपना अकाउंट वगैरह ओपन किया और कमबख्त ने धोखा कर लिया, जैसे बैंक गड़बड़ करती है तो आरबीआई है, अगर गड़बड़ी किया तो कौन देखेगा? सेबी इसके लिए है। लेकिन सेबी जो ये देखेगी उसके लिए भी उन्होंने क्या बनाया, रेगुलेशन बनाया है कि भाई आपको अगर शिकवा शिकायत है तो आप ऑनलाइन भी आप हमारे रिक्वेस्ट दे सकते हैं घर बैठे, जब आपको छुट्टी मिले। ये नहीं कि ऑफिस छोड़ करके हमारे पास दौड़ते आओ। कोई कहता है मैं ऑनलाइन नहीं कर सकता, क्या करूं? बोला हमारे ऑफिस चले आओ। तो हर तरह से सेबी ने आपके लिए क्या कर दिया, प्रोविजन दे दिया। तो ये सारे चीज ही तो आपके सिलेबस है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग चीज है जो आप सुनते रहते हैं कि आज सेंसेक्स इतने पॉइंट ऊपर चला गया और निफ्टी इतने पॉइंट। क्या है सेंसेक्स, क्या है निफ्टी, क्यों ऊपर गया, किसने धक्का दिया जो नीचे भी चलाया? कैसे ये जो है वो कैलकुलेट होता है क्या? यही सारा चीज का जवाब आपको मिलेगा जब आप पढ़ेंगे सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, LODR पढ़ेंगे। सेबी ने कहा कि भाई ऐसा ना हो कि कंपनी के भीतर के लोग को सारा इंफॉर्मेशन और उसके बेसिस पे कंपनी के शेयर खरीद लें और बाहर वालों को सिर्फ नुकसान हो। कहा ऐसा नहीं होगा, इसके लिए उन्होंने क्या किया, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन बना दिया और कहा कि जिन लोगों के पास अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रहेगा वो लोग ट्रेड नहीं कर सकते। अब कहने के लिए तो छोटी सी बात हो गई, पूरा का पूरा एक चैप्टर ही है। मतलब ये कि मैंने जो ये दिल्ली दर्शन कराया है वो आप देखिए कि किस तरह का चीज है, कितना सिंप्लीफाइड चीज है। इसी के लिए इतने तरह के क्या बने हुए, एक्ट बने हुए। और इसी तरह से हम कहानियों में लेकर के चलेंगे कि भाई कैसे रिक्वायरमेंट हुई, क्यों जा करके जो है अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट बने, हर एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे, इसकी क्या अच्छाई, इसकी क्या बुराई, क्यों इतने तरह के इंस्ट्रूमेंट दिए, किनको ये सूट करेगा और किनको ये सूट करेगा, ऑफर अगर देंगे तो प्रॉस्पेक्टस में क्या लिखा होगा। मतलब ये सारे के सारे सिलेबस को बिल्कुल सीक्वेंस में चलाते हुए हम क्या करेंगे, जाएंगे और हमारा सिलेबस क्या हो जाएगा, पूरे तरह से खत्म हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारा तरीका है जिस तरीके से हम क्या करेंगे, चीजों को पढ़ेंगे। मैंने आपको कहा था आधे घंटे का डेडिकेटेड टाइम हर एक बच्चे के लिए, आप उस समय मुझे कॉल कर सकते, कोई प्रायर अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। लिखने की प्रैक्टिस कराऊंगा, उससे चेक करूंगा, आपको वापस करूंगा और कैसे लिखा जाए जिससे मैक्सिमम मार्क्स आए, ये सारे चीज की मेरी जिम्मेदारी। आपकी जिम्मेदारी बस इतनी कि आप बातों को सिर्फ क्या करें, फॉलो करें, इंस्ट्रक्शन फॉलो करें और देखें ये सब्जेक्ट कितना आसान है। जो भी सब्जेक्ट मुझसे आप पढ़ेंगे बिल्कुल आसान तरीके से आप तक पहुंचेगा, कम एफर्ट लगेगा, ना के बराबर प्रेशर हमें लगाना है और उस पे एक एक चीज पे हमें न्यूमेरिकल, इसमें न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं लेकिन ये पॉसिबल नहीं कि पूरा कोर्स खत्म करने के बाद न्यूमेरिकल और प्रैक्टिकल क्वेश्चन करें। तो एक टॉपिक आएगा, उस पे देखें क्या इस पे न्यूमेरिकल क्रिएट हो सकता है, क्या इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। जवाब है हाँ, तो वहां पे ही क्रिएट करेंगे और उसे हम अलग जगह क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, ताकि जब हम रिवीजन करें तो उन चीजों का हमें क्या रहे, ध्यान रहे। तो अब आपने सारा स्ट्रैटेजी, सारा चीज समझ लिया है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब मैंने आपको बता दिया, ताकि अगले क्लास से, अगले लेक्चर से इस तरह की चीजें ना आए कि सर क्या पढ़ेंगे, आप नोट्स दोगे या नहीं दोगे, बुक दोगे या नहीं दोगे, स्टडी मटेरियल भी पढ़ेंगे। तो वो सब क्लियर है, सारी स्ट्रैटेजी मैंने बता दी। अब हम इसमें
हमला जो करेंगे वो कहाँ से करेंगे, तो हमारा हमला यहाँ से होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि सर इसका मतलब हम पूरा पार्ट 2 कर लेंगे तो आएंगे पार्ट 1 पे, बिल्कुल ही नहीं। हो सकता है पार्ट 1 के एक एस्पेक्ट को करने के बाद क्या करें, हम फिर पार्ट 1 में चले आए, पार्ट 2 के कुछ एस्पेक्ट को करने फिर वापस जाएं। हमें सीक्वेंस सजाना है, कहानी को क्या करते जाना है, बढ़ाते चले जाना है। अब उसमें जो जो चैप्टर आएंगे होता जाएगा, टिक लगता चला जाएगा। ये 2 हो गया, मान लीजिए इधर का ये जो है वो सर ने अगर ये करा दिया तो इसको लिया, इस पे टिक लगा दिया, जो भी है बस फिर ये भी लग गया, अरे फिर तो हम यहाँ आ गए, चलो यहाँ आके ये हो गया। और ऐसे करते करते सारे जगह टिक लग जाएंगे और हमारा कोर्स खत्म। कोर्स खत्म नहीं, शुरू होने जा रहा है। तो अब हमें जो है वो करना रहेगा कि चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे और शुरू करेंगे हम कहाँ, स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट से। तो ये हमें स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट क्लास में। आज आपके लिए कोई होमवर्क नहीं है, मजे कीजिए, जी लीजिए अपनी जिंदगी, क्योंकि उसके बाद से आपके पास क्या रहेगा, हर दिन होमवर्क रहेगा। तो चलिए फिलहाल मेरी आज की सारी सेवा समाप्त। यहां तक जो बोला है सिर्फ रटने के लिए तो कुछ नहीं है, क्योंकि आज मैंने सिर्फ बताया। इतने चीज को एक बार दिमाग में जरूर थोड़ा सा घुमाइएगा कि सर ने क्या शुरू किया था। अच्छा बोला था कि मार्केट होते हैं, रेलिवेंट मार्केट होता है, बायर होते हैं, सेलर थे, वही इन्वेस्टर और ये कराते। अच्छा पूरा सिलेबस ऐसे करके बोला था। तो बस इतना ही एक बार करके अगले लेक्चर के लिए बैठ जाना है, अगले क्लास में पहुंच जाना है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।